किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। साथियों, जो आंगन है उसमें किलकारियां जब गूंजती है तो वो किसे अच्छी नहीं लगती है, और लोग इंतजार में होते हैं कि एक नव दंपति है तो उसके घर में कब एक नन्हा शिशु आएगा। यही जो शिशु है, इसी से घर की रौनक होती है और ये हमारे वंशावली को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे दंपति होते हैं जो इस सुख से वंचित रह जाते हैं, और कारण होता है बांझपन का। यह समस्या स्त्री में भी हो सकती है और पुरुष में भी हो सकती है, और इसके लिए किसी एक को दोष देना ठीक नहीं है। और इसकी क्या वजह होती हैं, और इसके बारे में आज इस कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत करेंगे। जानेंगे कि विज्ञान ने किस तरह से तरक्की कर ली है और इस समस्या का भी समाधान निकाल लिया है। आज बहुत से ऐसे दंपति हैं जो निसंतानता से जो वंचित थे, अब उनके घर में भी किलकारियां गूंज रही है। तो आप इस भूमिका से समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए नजर डाल लेते हैं आज के विषय पर। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बांझपन की। इसके समस्या और समाधान के बारे में होगी विस्तार से बातचीत। इस समस्या के बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर ले टोल फ्री नंबर, और टोल फ्री नंबर बताने के साथ साथ आपको बता देते हैं 1800-113060 हमारा टोल फ्री नंबर है। 1800-113061 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं और बेझिझक अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। तो टोल फ्री या ईमेल के जरिए जुड़िए और अपने सवाल पूछिए। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दुर्गेश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्त्री रोग विभाग, आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा, प्रोफेसर हैं, स्त्री रोग विभाग, वीएमएमसी एवं सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो बांझपन की समस्या और इसके समाधान के बारे में विस्तार से एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं हूं भूमि और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो लाखों दंपतियों को प्रभावित कर रही है, बांझपन। कुछ सर्वेक्षणों के मुताबिक भारत में हर छठा जोड़ा इस स्थिति का सामना कर रहा है। ये तब माना जाता है जब 1 वर्ष तक प्रयास के बावजूद संतान नहीं हो पाती। अक्सर बांझपन के लिए केवल महिला को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि करीब 50% मामलों में कारण पुरुषों से जुड़े होते हैं। पुरुषों में आमतौर पर शुक्राणुओं की कमी या खराब गुणवत्ता, स्तंभन दोष और वृषण संक्रमण जैसे कारण देखे जाते हैं। महिलाओं में बांझपन के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे कि अंडों की गुणवत्ता में कमी, उम्र बढ़ना, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस या ट्यूबल ब्लॉकेज। इसके अलावा गर्भाशय या अंडाशय की सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी भी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती हैं। आज के दौर में धूम्रपान, तनाव, मोटापा, शराब सेवन, व्यायाम की कमी या अधिकता और प्रदूषित वातावरण भी बांझपन की बड़ी वजहें बनकर सामने आए हैं। और जब महिला भी धूम्रपान करती हो तो स्थिति और जटिल हो जाती है। लेकिन चिंता की बात नहीं, आधुनिक चिकित्सा में अब कई उपाय हैं। सबसे पहले डॉक्टर परीक्षणों से कारण पता लगाते हैं, फिर इलाज की दिशा तय करते हैं। उपचार में शामिल हैं हार्मोन थेरेपी, आईयूआई, आईवीएफ, डोनर एग प्रोग्राम, गर्भाशय परीक्षण और सरोगेसी यानी किराए की कोख। बांझपन कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक चिकित्सकीय स्थिति है जिसका इलाज संभव है। जरूरत है सही जानकारी, समय पर परामर्श और धैर्य की। खुशियों की राह कभी भी शुरू की जा सकती है, बस पहला कदम बढ़ाना होता है।
जी हाँ, और पहला कदम होता है जानकारियों का। तो इसी के साथ, इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम में आज ये विषय हम लेकर आए हैं। डॉक्टर अर्चना, आपसे ही समझना चाहेंगे हम इस बांझपन की समस्या के बारे में कि ये कितनी बड़ी समस्या आज के दौर में हो गई है, और स्त्री की बात करें या पुरुषों की बात करें तो ये समस्या क्या दोनों में आ रही है? कितने प्रतिशत लोगों में इस तरह की समस्या है? अगर हम बांझपन की समस्या के बारे में बात करते हैं तो लगभग अगर हम पूरे विश्व में देखते हैं तो करीब 17% जो दंपति हैं वो इस बांझपन की समस्या से ग्रसित हैं। मोटा मोटा अगर हम देखें तो हर 6 जोड़ों में से एक जोड़ा ऐसा होगा जिसको कि गर्भधारण के दौरान जो होता है इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे ज़्यादा जो मोनालिसा जी ने कहा कि जानकारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर जगह पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम स्त्रियों को ही देखते हैं कि वो ही अस्पताल आती हैं, अकेली आती हैं या मायके वालों के साथ आती हैं कि गर्भधारण नहीं हो रहा है। जबकि अगर हमें इस समस्या को देखना है तो हमें इस दंपत्ति को देखना है, क्योंकि ये समस्या अगर हम देखें तो 33% महिलाओं में देखी जाती है। अगर पुरुषों में देखें तो 40 से 50% में पुरुष अकेले भी इसके वजह हो सकते हैं, और कई बार महिलाओं के और पुरुषों के दोनों को मिला के भी समस्या हो सकती है। 15 से 30% ऐसी समस्याएं भी ऐसे होती हैं जिसमें हमने सारे परीक्षण कर लिए, सारी जानकारी हमने हासिल कर ली, लेकिन हमें ना स्त्री ना पुरुष यानी पति पत्नी में से किसी में भी कोई कमी नहीं नजर आई। और अगर मोटा मोटा देखें तो 20 से 30% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि दोनों में भी समस्या कई बार निकल आ सकती है। तो इसे हमेशा एक दंपत्ति की समस्या की तरह से लेकर के चले, बजाय इसके ये कहने के कि मतलब ये बांझपन इस केवल महिला को अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही उपयुक्त बात यहाँ पर कही है आपने। और हमारे समाज में जो है अक्सर अगर संतान किसी दंपति को नहीं हो रहा है तो सबसे पहले उसके लिए कसूरवार एक महिला को मान लिया जाता है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े भी आप हमें बता रही हैं कि इसमें कई बार जो पुरुष है उनमें भी समस्या हो सकती है, और एक दंपति के तौर पर इस समस्या को देखा जाना चाहिए, न कि किसी एक के तौर पर। तो डॉक्टर दुर्गेश, आपके पास मेरा अगला सवाल ये होगा कि जब एक दंपति है और वो संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहा है तो कब समय ऐसा आ जाता है कि उसे किसी चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए? बिल्कुल दुरुस्त सवाल है आपको मोनालिसा जी। शादी के 1 साल तक यदि गर्भ निरोधक उपाय इस्तेमाल किए बिना भी संबंध बनाते हुए भी यदि संतान ना हो, जी, पेशेंट कंसीव ना कर पाए, तो इसका मतलब उसको जांच के लिए जाना चाहिए, कारण देखने के लिए कि कहाँ पर तकलीफ हो रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट हम आगे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल। और डॉक्टर अर्चना, यहाँ पर हमें ये भी बताएं कि इसमें उम्र की क्या खास भूमिका होती है? आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग थोड़े करियर ओरिएंटेड हो गए हैं और ऐसे में शादी भी काफ़ी देर से होने लगी है। तो ऐसे में ये जो समस्या है इनफर्टिलिटी की, उसमें उम्र की क्या भूमिका होती है? जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। ये बिल्कुल जायज़ बात है। आजकल बच्चियां पढ़ रही हैं, करियर ओरिएंटेड हो रही हैं, तो अगर हम एक तरह से देखें तो पूरे समाज में जो हमारी विवाह की उम्र है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। और कई बार ऐसा भी होता है, विवाह हो भी जाता है, तब भी होता है कि भाई अभी मुझे कोई एग्जाम देना है या अभी मेरे करियर का कोई गोल है, तो हम अपना जो हम संतान की बात है हम उसके बाद करेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो 30 साल के बाद महिला के थोड़ी अगर हम देखें तो जो फर्टिलिटी होती है, जो गर्भधारण करने की क्षमता होती है, कम होने लग जाती है। और 35 के बाद अगर हम देखते हैं तो उसमें स्टीप डिक्लाइन आता है कि मतलब अब गर्भधारण की जो वो है संभावना है वो लगातार कम होती चली जा रही है। तो जिस तरह से हम गर्भ निरोधक के बारे में बताते हैं, वैसे ही इन महिलाओं को हमें ये बताने की भी जरूरत है कि असली मतलब जो उम्र है, किस उम्र में उनको गर्भ धारण कर लेना चाहिए ताकि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें और किसी और समस्या का मतलब सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। तो ये मतलब एक जो उम्र की है पुरुषों में इतनी ज्यादा नहीं होती, मगर महिलाओं में देखें तो जो कह रहे हैं कि यहाँ जो अंडाशय और अंडे की जो गुणवत्ता होती है उसमें काफी स्टीप डिक्लाइन आता है। बिल्कुल। डॉक्टर दुर्गेश, मैं चाहूंगी कि इसी को और विस्तार से आप हमें समझाएं कि 35 के बाद की उम्र अगर महिला की हो जा रही है तो गर्भधारण से जुड़ी हुई किस तरह की समस्या उन्हें हो सकती है? बहुत सारी हो सकती है इसमें। जैसे कि डॉक्टर अर्चना ने सही कहा, बिल्कुल उम्र के साथ बांझपन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। एक तो अंडे की गुणवत्ता है उसमें कमी आती है, प्लस उसके बाद बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस 35 साल की उम्र के बाद बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें थायराइड की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, इस तरह की बीमारी।
लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस भी उसके बाद बढ़ना शुरू हो ही जाते हैं। जी मोटापा उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। जी जी। तो ये इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसी तरह से अब हम जानना चाहेंगे डॉक्टर अर्चना पुरुषों के बारे में कि पुरुषों में किस तरह की समस्या हो सकती है फर्टिलिटी से रिलेटेड। जिस तरह से भगवान ने स्त्रियों में कुछ समस्याएं बनाई हैं, वैसे पुरुषों में भी कुछ समस्याएं बनाई हैं और उसकी जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए जब भी कोई दंपति हमारे सामने आता है तो हम उसमें हस्बैंड से माइनोग्राम यानी कि पति का जो वीर्य की जांच है वो भी लिख करके देते हैं। पुरुषों में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। कुछ कॉज ऐसे हो सकते हैं जो जेनेटिक कॉज हो सकते हैं, या कुछ कॉज होते हैं जो जन्म से उनके साथ हैं, जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो कई बार नहीं पता चलता है और जब गर्भधारण की नौबत आती है तभी ये चीज़ देखी जाती है कि नहीं ये समस्या साथ में आ रही है। तो या तो ये हो सकता है कि शुक्राणु बन ही नहीं रहे हैं। अगर शुक्राणु बन ही नहीं रहे हैं तो वीर्य में शुक्राणुओं की कमी हो सकती है। तो उसके लिए WHO ने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 4% से ऊपर उनकी जो होता है नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए। उसमें कम से कम जो होता है जो 30% है वो फॉरवर्ड मोटाइल होने चाहिए। 55% कम से कम जो शुक्राणु हैं वो मोटाइल होने चाहिए। तो इस तरह से एक क्राइटेरिया दिया गया है और 16 मिलियन से जो है पर ml से ज़्यादा होना चाहिए और 1.4 ml से ज़्यादा जो होता है जो वीर्य है उसका अमाउंट होना चाहिए। तो इस तरह से एक क्राइटेरिया है कि हमने वीर्य के बारे में जान लिया। अब वीर्य में अगर आ ही नहीं रहा है शुक्राणु तो हमें देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे हमें परेशानी हो रही है। तो एक वजह हो सकती है डॉक्टर माफ कीजिए, यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है। इस बारे में और भी विस्तार से आगे जानेंगे, लेकिन इस बीच कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। राकेश जी शिमला हिमाचल प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राकेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मेरा डॉक्टर साहब को नमस्कार। मेरे 2 प्रश्न हैं जी। तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि हमारे एक पड़ोस में एक महिला है, वो काफी सालों से मां नहीं बन पा रही है, उसका क्या कारण है? और दूसरा मेरा ये कारण है, जो नाबालिग जो लड़कियां जो हैं शादी करती हैं, अगर वो मां बनती हैं तो उनको लड़कियों को जो है कितना खतरा होता है जो वो अगर वो क्या बोलते संबंध बनाती है नाबालिग। ये 2 प्रश्न मेरे ये है। ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर अर्चना आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए पहले प्रश्न का तो हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी दंपति है अगर उनके शादी को 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है और करीब 1 वर्ष से वो पूरी तरह से कोशिश भी कर रहे हैं, दोनों साथ में रह रहे हैं और उनको पता भी है कि वो कौन सा समय है, कौन सा फर्टाइल पीरियड है जिसमें मिलने से जो होता है उनमें गर्भधारण की संभावना बढ़ जाएगी। अगर इन सब की जानकारी रखते हुए भी नहीं हो पा रही है प्रेगनेंसी तो उन्हें किसी अच्छे विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और दोनों को जाँच करवानी चाहिए कि असली में समस्या हो कहाँ रही है। नाबालिग लड़कियों की शादी का जहाँ तक है तो गर्भ धारण करने में तो मतलब समस्या आना थोड़ी सी मुश्किल बात है, लेकिन हाँ अगर प्रेगनेंसी होती है तो उन्हें बहुत सारी परेशानियां जैसे प्री एक्लेम्पशिया है और बहुत सारी और परेशानियां नाबालिग लड़कियों में हो सकती हैं। इसलिए हमेशा ये बेहतर है कि जो होता है माँ बनने की जो सही उम्र है उसी दौरान जो होता है गर्भ धारण के बारे में सोचा जाए। बिल्कुल राकेश जी, उम्मीद है आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार जी हमारे 2 सवाल है मैम। पहला सवाल में ये था कि कई बार देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाओं की जो परिवार नियोजन के जो साधन हैं अपनाती हैं, क्या इनसे भी कोई किसी प्रकार के दुष्प्रभाव हो सकते हैं? बांझपन का मतलब जैसे अंतरा है या फिर गोली है, छाया, तो क्या इनके भी अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कोई दिक्कत हो सकती है? और दूसरा सवाल ये था कि कई बार देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं माँ मतलब बनने 3 से 4 महीने तक होता है, उसके बाद फिर वो डैमेज हो जाता है, इसका क्या? जी जी ठीक है। बहुत सारी महिलाओं के 2-2, 3-3 ठीक है, गर्भपात की समस्या आ जाती है, गर्भ ठहर नहीं पाता है, आपका कहना यह है। तो डॉक्टर दुर्गेश 2 सवाल है विपिन जी के, बताएं। देखिए सबसे पहला जो सवाल है विपिन जी का उसमें तो ये जानना ज़रूरी है कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता परिवार नियोजन के जो उपाय करते हैं? हाँ। सिर्फ एक गर्भ निरोधक उपाय को ब्लेम नहीं किया जा सकता है साइड इफेक्ट्स के लिए। बहुत सारे तरह के गर्भ निरोधक उपाय मौजूद हैं आज के दिन में जिनमें किसी में भी प्रूवन कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा। अगर कॉपर्टी की बात कहें तो उसके साथ यदि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसका दंपति ध्यान ना रखें या इलाज ना लें तो उसमें इन्फेक्शन के खतरा है, लेकिन वो भी तभी है यदि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज साथ में कोएग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा। इसके अलावा किसी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी अगला सवाल ये था कि हाँ महिला गर्भ धारण तो कर रही है लेकिन 2-3 महीने के बाद वो गर्भ ठहर नहीं रहा है, तो ये क्या वजह हो सकती है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जी, जी। बच्चेदानी के अंदर कोई बनावटी खराबी हो सकती है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है। अच्छा। इसका तो And इसका कुछ क्या genetic- निदान हो सकता है अगर इस तरह की कोई बिल्कुल दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल है। इसका सही समय पर प्रॉपर जांच होनी चाहिए, चाहे वो खून के टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, अल्ट्रासाउंड हो, आगे जरूरत पड़े तो उसके बाद भी और हाई इन्वेस्टिगेशंस इसमें की जा सकती हैं पता करने के लिए। जी जी, तो बिल्कुल, तो ज़रूरी है कि अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो जो चिकित्सक हैं उनके संपर्क में रहे और तमाम जो टेस्ट हैं वो ज़रूर कराएं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अर्चना, आप हमें बता रही थी कि जो पुरुषों में बांझपन होती है उसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे महिलाओं में डॉक्टर दुर्गेश ने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, तो बहुत सारे हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन की कमी है, कोई और परेशानी है, जी। या फिर मेडिकल डिसीजेस जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ मान लीजिए कोई लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज मेलाइटिस है, या फिर कई बार उन दवाइयों की वजह से ऐसा साइड इफेक्ट हो सकता है कि इसमें परेशानी हो सकती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री। सबसे पहले तो हम यही पूछते हैं कि आपके जो संबंध बन रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जी। कई बार आजकल जैसे कॉर्पोरेट कल्चर है कि मतलब पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं और दोनों के समय ऐसे मिल ही नहीं रहे हैं कि जिस समय गर्भधारण की सबसे अच्छी संभावना होती है उस समय पे जो होता है संबंध नहीं बन पा रहा है, तो इस चीज़ की हो सकती है। या फिर संबंध बनाने के दौरान ऐसा हो रहा है कि वीर्य शरीर के अंदर ही नहीं जा रहा महिला के। तो इस तरह की अगर कोई भी समस्या है तो इससे खुल के बात करें और उसमें बताएं कि भाई क्या परेशानी है। दूसरा जो आपने बताया कि हाँ, मोटापा, स्ट्रेस या किसी भी तरह का नशा, चाहे वो स्मोकिंग हो या फिर हम जो है अल्कोहल की बात करते हैं, शराब की बात करते हैं, तो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में ही इसका बहुत ही घातक जो होता है असर होता है। तो अगर आप बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। अगर 5 से 10% भी अपना, अगर आप ओवरवेट है, अपना वजन कम कर लेते हैं तो आपके गर्भधारण करने की क्षमता में काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। मतलब 10% चांस ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं कि आपका ओवुलेशन अपने आप शुरू हो जाएगा और आप गर्भधारण कर पाएंगे। बिल्कुल। जी, डॉक्टर दुर्गेश कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, जोड़ना चाहूंगी। यदि ऐसी समस्या रिकरेंटली किसी कपल को फेस करनी पड़ रही है तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले सारे इन्वेस्टिगेशंस कराएं, अपने डॉक्टर से परामर्श करें, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान की जाए। और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले फोलिक एसिड एक दवाई है जिसको आपको लेना है कम से कम 3 महीने पहले, कंसेप्शन से 3 महीने पहले वो दवाई स्टार्ट कर देनी चाहिए डॉक्टर के प्रॉपर परामर्श के बाद। जी बिल्कुल। तो इसी तरह से बांझपन की समस्या के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ जरूर जुड़े इस कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बांझपन की समस्या के बारे में और इसके समाधान के बारे में। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। परवीर दत्त जी छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवीर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। प्रवीर जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी 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 जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी, मेरा सवाल ये है मैडम कि कितने % लोग पुरुष जो है वो बांझपन के लिए जिम्मेदार हैं? हमारे देश में महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता था, कितने % लोग पुरुष जो है वो बांझपन के लिए जिम्मेदार हैं? बिल्कुल प्रवीर जी, बहुत ही सही बात कही है आपने और उचित सवाल है आपका। डॉक्टर अर्चना, बताएं इस बारे में।
अगर हम सारे उसमें लेकर के देखते हैं तो 40 से 50% तक जो है कारण ऐसे मिल सकते हैं जिसमें पुरुषों में भी कमी निकल सकती है। लेकिन इसमें केवल ऐसा भी हो सकता है कि 30% में केवल पुरुष जिम्मेदार हो और बाकी पूरे अगर उसमें लेते हैं तो महिला और पुरुष दोनों में थोड़ी थोड़ी कमी निकल सकती है। कि जैसे महिला में मान लीजिए रसौली है, पुरुष में हो सकता है शुक्राणु की कमी है, तो दोनों में थोड़ी थोड़ी समस्या है, इसकी वजह से गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए जब भी जाएं तो एक दंपत्ति की तरह से जाएं और बजाय इसके कि एक दूसरे पे ये रखने के कि इसकी वजह से नहीं हो रहा है, उसको एक समस्या की तरह से उसको हल निकालने की कोशिश करें। बिल्कुल, तो किसी पर दोषारोपण करना नहीं चाहिए इस मामले में, बल्कि एक दंपति के तौर पर इसे एक समस्या के रूप में देखना चाहिए और तभी सही समय पर सही तरीके का जो समाधान है वो निकल पाएगा और आपके घर आंगन में भी किलकारियां गूंजेगी जब इसे एक समस्या के तौर पर आप देखेंगे और सही कदम उठाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दुर्गेश, अब आपसे जानना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल की यहाँ पर बात हो रही है, तनाव की बात हो रही है, इससे बहुत असर पड़ता है जैसा आप बता रहे हैं। तो तनाव की स्थिति अगर हम देखें तो गांव हो चाहे शहर हो, सभी लोग इससे जूझ रहे हैं आज के दौर में। ये किस तरह से हमारे शरीर को, खास तौर पे अगर बांझपन की समस्या जैसे बता रहे हैं, इस पर किस तरह से असर डालते हैं? बहुत गहरा असर होता है इस पर। अगर हम देखें ओवरऑल तो हमारा वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें करता है। इसमें स्ट्रेसफुल लाइफ आपको हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज कर सकता है एंड इससे जो शुक्राणु या ओव्यूलेशन जो अंडे बनते हैं दोनों की क्वालिटी पर फर्क आता है। दोनों ओव्यूलेशन का टाइमिंग चेंज हो सकता है, उसी तरह शुक्राणु की मोटिलिटी, मोर्फोलॉजी, उन सब पर भी असर पड़ सकता है। प्लस अदर देन दिस, अगर साइकोलॉजिकली कोई कपल डिस्टर्ब हो जाता है स्ट्रेस की वजह से तो उनके संबंध बनाने में भी तकलीफ होती है इसमें। इन सब का असर इनफर्टिलिटी पर डेफिनेटली पड़ता है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जैसे लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की उम्र 21 साल तय की गई है, तो कभी कभी ऐसा होता है लड़की की उम्र कम होती है, लड़के की उम्र बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी लड़की की उम्र ज्यादा होती है और लड़के की उम्र कम होती है। तो ऐसी दशा में क्या बांझपन होने की संभावनाएं होती है? और दूसरी चीज ये, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि निसंतान के लिए कौन कौन से टेस्ट अनिवार्य हैं जिससे हमको जानकारी मिल सकती है? जी बिल्कुल, आइए आपके सवालों के जवाब लेते हैं। डॉक्टर दुर्गेश, पहले सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, अगर उम्र 18 और 25 तक की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। यदि महिला की उम्र 35 के ऊपर जाती है, 35 के ऊपर है, तो जो अंडे बनते हैं उनकी क्वालिटी पे डेफिनेटली असर पड़ता है। वो एक कारण हो सकता है। 35 के बाद और भी बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, मोटापा हो गया, इन सब का भी डेफिनेटली असर पड़ता ही है। ठीक। जहां तक पुरुषों की बात है, पुरुषों के संदर्भ में ऐसा कहना कि उम्र का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, अभी तक एक्चुअल कुछ फिगर्स नहीं है हमारे पास। कहा यह जाता है कि 40 के ऊपर डेफिनेटली शुक्राणु की क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। जी। और डॉक्टर अर्चना, दूसरा सवाल था कि जो टेस्ट हैं कौन कौन से वो अनिवार्य हैं इस तरह की स्थितियों में? देखिए, जब भी ऐसा दंपति हमारे पास आता है तो पुरुषों के लिए एक टेस्ट हम जरूर से लिखते हैं कि पति की जो वीर्य की जांच है वो होनी चाहिए, कि उसका मैं पहले भी बता चुकी हूँ उसके बारे में। महिला में सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। अब हम देख के चलते हैं कि क्या क्या है। तो एक अंडाशय है, अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उसके लिए हम फॉलिकुलर स्टडी कर सकते हैं, या फिर कई और टेस्ट होते हैं उनसे हम देख सकते हैं कि अंडा बन रहा है। और अगर पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं अगर, तो लगभग हमें लगता है कि हाँ, मोस्ट प्रोबेबली है कि हाँ अंडा बन रहा होगा। उसके बाद ट्यूब की जांच सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ट्यूब की जांच से पहले भी हमें ये देखना पड़ता है कि महिला में ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री रही है कि नहीं रही है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि क्लेमाइडिया या फिर गोनोरिया या इस तरह के कोई भी जो इन्फेक्शंस होते हैं जो ट्यूब को खराब कर सकते हैं, ट्यूब को ब्लॉक कर सकते हैं पूरी तरह से, या फिर जो ट्यूब का अंदर का फंक्शन है जिससे कि एक अंडा वहां से चल करके आपके जो होता है बच्चेदानी तक पहुंचता है, उसको खराब कर सकता है। तो उसके बारे में हमें जानना पड़ता है। तो इसके लिए हम जो होता है एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन या बायोप्सी लेकर के देखते हैं कि उसको क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस तो नहीं है। अगर ये नहीं है
तो हम ट्यूब के बारे में या तो हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राम करा सकते हैं, या फिर आजकल जैसे आपने दूरबीन वाली जांच सुनी होगी तो डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। तो ट्यूब के बारे में हमने जान लिया कि बाहर से कोई ऐसे कोई जुड़ाव नहीं बने हुए हैं, ट्यूब बिल्कुल हेल्दी है और ट्यूब जो होती है वो पेटेंट है, यानी कि उसमें से निकल करके जा सकता है अंडा। अब बच्चेदानी की बात आई तो बच्चेदानी के बारे में हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राम से हमें मालूम पड़ सकता है कि अंदर कोई या अल्ट्रासाउंड कराया कि कोई रसौली तो नहीं, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई जन्मजात खराबी तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो यूट्रस की बनावट है उसी में कोई खराबी आ रही है। अगर ये सब नहीं है तो फिर हम सर्विक्स की बात करते हैं कि जो म्यूकस है कहीं वो बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं, या फिर होस्टाइल तो नहीं है। कई सारे ऑटोइम्यून प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसकी वजह से कि ये नहीं है, बट इन सबको हम पार कर सकते हैं। विज्ञान ने आजकल इतनी तरक्की कर ली है, तो चाहे वो ट्यूबल ब्लॉक हो, चाहे वो सर्वाइकल म्यूकस हो। अभी जितनी समस्याओं के बारे में आपने बताया, अगर इनमें से कोई भी समस्या आ रही है फिर भी इसका निदान विज्ञान ने अब निकाल दिया बिल्कुल संभव है। बिल्कुल, तो समाधान के बारे में भी आगे बातचीत करेंगे। इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। तनवीर अहमद जी कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। तनवीर जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो तनवीर जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, टीवी की आवाज बंद रखिएगा तनवीर जी, बातचीत में रुकावट आएगी। जी जी आ रही है आवाज। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी हम जानना चाहते हैं कि हमारी शादी को लगभग 5 साल हो गए जी, तो अभी बच्चे नहीं हो गए हैं, तो इसी सिलसिले में मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था कि क्या प्रॉब्लम रहेगी और हमें आगे क्या करना है। क्या इससे पहले आपने कुछ टेस्ट कराए हैं, किसी चिकित्सक से संपर्क किया है आपने? जी नहीं गए हैं, पहले टेस्ट नहीं कराए, अब चाहते हैं कि कुछ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर अर्चना क्या सुझाव रहेगा आपका? तनवीर जी, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपके आसपास के एरिया में जो भी अच्छा विशेषज्ञ हो, जो भी इस तरह के केसेस देखते हैं, जो भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे आप जाके मिलिए, अपनी पत्नी को भी साथ ले जाइए और फिर उसमें पूरी हिस्ट्री एग्जामिनेशन, इसके बाद आपके जो भी टेस्ट जो होते हैं वो लिखे जाएंगे एंड उसके आगे जहाँ पे भी समस्या निकलेगी उसको जो होता है उसका निदान किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। बिल्कुल, तो तनवीर जी देर मत करें और आप ज़रूर चिकित्सक से संपर्क करें और उसके अनुसार ही तमाम जो टेस्ट हैं वो करके क्या समस्या आ रही है इसका पता चलेगा और समाधान भी ज़रूर निकलेगा। और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द आपके घर में भी किलकारियाँ गूंजेगी। डॉक्टर दुर्गेश, यहाँ पर आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई बार हमने देखा है कि परिवारों में इस बारे में बातचीत ही बहुत देर से करते हैं, एक झिझक रहती है इस बारे में बात करने में, तो इस तरह के केसेस आपके पास भी ज़रूर आए? बहुत आते हैं। आई टोटली एग्री विद यू। डे टू डे ओपीडी में या पेशेंट कभी एडमिट होता है तो एक झिझक इतनी ज्यादा होती है, एक सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है इसके साथ। जब तक उसको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक कभी भी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे नहीं और ये इनफर्टिलिटी का भी ढंग से डायग्नोस ही नहीं हो पाएगी। बहुत सारी महिलाओं को तो किस वक्त संबंध बनाना है ये बेसिक नॉलेज तक नहीं है, तो डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स बदलते जाएंगे, अस्पतालों के चक्कर लगते जाएंगे जी। टेस्ट जो कराने चाहिए उनको छोड़ के बाकी सारे टेस्ट उनके पास होते हैं, तो आधे से ज्यादा वक्त तो इसमें ही निकल जाता है। एक प्रॉपर इवैल्यूएशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग जिसमें सबसे अनिवार्य है, डॉक्टर का प्रॉपर चेकअप, डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप कराना जिसमें गायनी चेकअप होता है, एक इन्वेस्टिगेशंस में ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होगी, अल्ट्रासाउंड होंगे, ये उनको बताना जरूरी है कि ये बेसिक वर्कअप का एक मेथड है जी। और ये सब करते करते कभी कभी वक्त लग जाता है और आधे से ज्यादा लोग तो हताश होकर अपना इलाज भी बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि वो इतने डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि सोसाइटी में कोई क्या कहेगा जी। ये एक सोशल स्टिग्मा है। आपने सही कहा कि कई लोग बीच में हताश भी हो जाते हैं। डॉक्टर अर्चना, आपसे जानना चाहूंगी कि हम समाधान की भी बात कर रहे हैं, ये समाधान है भी जो IVF है या इस तरह के और भी समाधान है, इसमें भी हमने देखा है कि कई बार बहुत समय लग जाता है, तो धैर्य रखना और खुल के बात करना ये कितना ज़रूरी है इस मामले में? जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ एंड दूसरी बात मैं पहले तो ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बांझपन का इलाज केवल IVF है, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। इसलिए क्योंकि
30 से 35% केस में अनओवुलेटरी कॉज हो सकता है, यानी कि अंडा बन नहीं रहा है। उसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कॉज पकड़ में आता है तो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कुछ दवाइयों के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो एक जनरल पब्लिक में एक ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि अगर जो होता है बांझपन की समस्या आई है तो अब काफ़ी बड़ा खर्चा होने वाला है और हमें टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए ही जाना पड़ेगा। तो आप किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाइए और पूरा वर्कअप कराइए। हो सकता है समस्या इतनी बड़ी हो ही ना, बिल्कुल, और उस समस्या का पहले ही समाधान हो जाए। अगर ट्यूबल ब्लॉक निकलता है या फिर गर्भाशय में कुछ ऐसी समस्या है कि नहीं वो महिला गर्भधारण कर ही नहीं सकती, तो सैरोगेसी के बारे में सोचना। या फिर जो होता है मतलब हमने IUI सारे ट्राई कर लिए हैं जिसमें कि हम वीर्य को बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं जिससे कि हमारा जो सर्वाइकल फैक्टर है, और वीर्य का भी जो कई बार होता है कि मान लीजिए जैसे 16 मिलियन मैंने आपको बताया वो नहीं है, मान लीजिए 10 मिलियन है, तो हम IUI के लिए ट्राई कर सकते हैं। हम जो जितने शुक्राणु हैं उसमें से अच्छे जो शुक्राणु हैं उनको निकाल करके केवल उनको कोशिश कर सकते हैं डालने की, जिससे कि गर्भधारण के जो होते हैं संभावनाएं बढ़ जाएं। तो इसलिए इस बात को दिमाग से हटा देना चाहिए कि अगर हम परीक्षण कर पाए। बहुत ही अच्छी बात बताई है जो यहाँ पर जानने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि अगर समस्या है तो एक बहुत बड़ा खर्चा और एक बहुत बड़ी ट्रीटमेंट की ही जरूरत है। हो सकता है कि केवल लाइफस्टाइल में चेंज करके और कुछ दवाइयों से भी समाधान निकल जाए, तो इसलिए देर मत कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि सही समय पर अप्रोच करना है आपको, सही जगह पर। डॉक्टर दुर्गेश, यहाँ पर आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पे समय बहुत क्रूशल फैक्टर हो जाता है। देर हो गई तो जो समस्या है वो बढ़ भी सकती है अगर कुछ खास किस्म की है। इसमें आपने खास तौर पे अंडों और शुक्राणु की क्वालिटी की भी बात की है। अगर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है तो उससे समस्या क्या आती है? क्या गर्भधारण ही नहीं होगा या गर्भधारण के बाद किसी तरह की समस्या आ सकती है? यदि क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है शुक्राणु की या अंडे दोनों की, तो गर्भधारण हो भी सकता है लेकिन उसके बाद अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जी जी। दूसरा, गर्भ जरूरी नहीं है कि अगर क्वालिटी खराब है तो गर्भधारण हो ही जाए। ऐसा भी बहुत बार देखा गया गर्भधारण नहीं होगा। तो इसका निजात पाने के लिए हमें जरूरी है प्रॉपर जांच कराएं, पता करें कि अंडे की क्वालिटी कैसी है। जैसा कि डॉक्टर अर्चना मैडम ने भी कहा कि स्पर्म एनालिसिस बहुत जरूरी है। इसमें हम ये पता कर सकते हैं कि आदमी के शुक्राणु में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और फिर हम वहाँ पे पिकअप कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे इलाज के तरीके हैं, मेथड्स है जिनसे हम ये सारी प्रॉब्लम विडंबनाएं ओवरकम कर सकते हैं। जैसा उनमें से एक IUI है जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हम महिला के गर्भाशय के अंदर शुक्राणु वो डाल सकते हैं। IVF भी एक मेथड है और जरूरी नहीं है कि ये दोनों से ही ठीक हो जाएगा सब कुछ। बेसिक अगर हम बात करें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तो उससे तो बहुत फर्क पड़ता है। डेफिनेटली अगर 10% वेट भी कम हो जाता है तो अंडे की क्वालिटी भी बढ़ सकती है महिलाओं में। और यही चीज अगर पुरुषों में भी कोई इन्फेक्शन है उसको हम सही समय पर उपचार भी दे दें तो शुक्राणु की क्वालिटी में भी फर्क आ सकता है। बिल्कुल। तो बहुत छोटे मोटे बदलाव से ही कई बार एक गंभीर समस्या का समाधान निकल सकता है। बातचीत हमारी जारी रहेगी इस कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बांझपन की समस्या के और इसके समाधान के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस विषय के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-113060 या फिर 1800-113061 पर। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। ईमेल ID है swasthkisanlive2024@gmail.com। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अर्चना, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार हमने देखा है
आज के दौर में युवतियों में पीसीओडी की समस्या भी रहती है, और ये समस्या क्या गर्भ धारण करने में भी एक अड़चन के तौर पर आ सकती है? क्या वजह होती है इसके? ये बिल्कुल सही कहा आपने। पीसीओएस की समस्या मतलब हम अपने समय में भी अगर देखें तो ये बढ़ती ही चली जा रही है। मोटापे की समस्या बढ़ रही है, पीसीओएस की समस्या भी इसमें बढ़ रही है। तो इसमें क्या होता है कि अनोवुलेशन होता है, मतलब कि अंडा बन ही नहीं रहा है। अब अंडा बन नहीं रहा है, पीरियड्स भी रुक रुक करके आ रहे हैं, 2 महीने पे आ रहे हैं, 3 महीने पे आ रहे हैं, कई बार उससे भी लंबे समय पे आ रहे हैं। तो ऐसे उसमें जो होता है, अगर हम कहते हैं कि 1 साल में अगर 8 बार भी अंडा नहीं बन रहा है तो गर्भधारण की क्षमता कम हो जाती है। तो ये समस्या होती है कि कई बार जो होता है पेशेंट को पीसीओएस की समस्या रहती है और उसका मतलब वो बाहर नहीं आते, उससे बताती नहीं है कि मतलब नहीं शादी से पहले सब कुछ ठीक था, अभी परेशानी हुई है। तो इसका शुरू से इलाज होना ज़रूरी है। तो जैसे वेट लॉस के बारे में कहा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में कहा, तो इसके द्वारा भी हो सकता है और इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर हमारा अनोवुलेशन कॉज निकलता है तो उसका इलाज है। ये किस तरह की इनफर्टिलिटी जिसका कि हम इलाज कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा भी, दवाइयों के द्वारा भी, और हार्मोन्स को बराबरी पे मतलब ठीक है उसमें ला करके भी कर सकते हैं। क्योंकि पीसीओएस केवल ऐसा नहीं बांझपन ही करेगा, आपको एसएच पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो इसमें डायबिटीज मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है, आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, जितनी भी और ही समस्याएं हैं, ये जितना आपको नॉर्मल पॉपुलेशन में होता है उससे 10 वर्ष पहले हो जाएंगी। तो ये आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है कि आप इस चीज से बताएं आकर के कि जो होता है पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, गर्भधारण में ये समस्या आ रही है। बिल्कुल। डॉक्टर दुर्गेश, मैं चाहूंगी कि इसी को थोड़ा सा और इलाबोरेट आप हमारे लिए कर दीजिए। कई लड़कियों में हमने ये भी सुना है कि उनको पीसीओएस है लेकिन उनको इसका एहसास ही नहीं है, तो इसका जो सिम्टम्स है उनके बारे में और इसका निदान क्या है, क्या करना चाहिए उन्हें, इसके बारे में हमें थोड़ा और विस्तार से बताएं। डेफिनेटली पीसीओडी सिर्फ इनफर्टिलिटी के रूप में ही मैनिफेस्ट नहीं करता है, इसकी बहुत सारी मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। उनमें से एक मोटापा हो सकता है, मोटापे के अलावा हार्मोन इम्बैलेंस हुआ, अनियमित माहवारी हुई, अंडे का सही समय पर ना छूटना, बहुत लंबे अंतराल के बाद छूटना, शरीर में एक हार्मोनल चेंज आ जाता है, उसकी वजह से कहीं भी एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, चाहे वो फेस पे हो, चिन पे हो, अपर लिप पर हो, फेस पे हो, पेट पर हो, इन सब से। और इससे क्या होता है कि ना एक अपनी इमेज को लेकर भी कभी कभी महिलाएं परेशान हो जाती हैं और ये सब एक तरह से स्ट्रेस को ही ऐड करता है। तो एक तरह से विशियस साइकिल बन जाती है। इस साइकिल, अगर ये विशियस साइकिल बनती है तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ भी अग्रसर होता जाता है मरीज। तो हमें उसमें कहीं ना कहीं रोकना है उसे बीच में, चाहे वो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके करें, अपनी डाइट को करें, हमारा स्ट्रेस लेवल कम करके करें, ट्रीटमेंट लेके करें, डॉक्टर के पास जाएं, ट्रीटमेंट लेके उसको करें, तो इससे तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर अर्चना, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन सी अड़चनें आ सकती है गर्भधारण में। थायराइड की जो समस्या है वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं इसमें? थायराइड की समस्या भी जो होती है वो अगर ज़्यादातर केसेस में देखें तो एनोवुलेशन कराती है। अगर हम ढंग से हिस्ट्री लें तो बताएंगे कि जब भी हमारा थायराइड एबनॉर्मल उसमें रेंज में जाता है तो पीरियड्स लंबे खिंच करके आते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो आता है आपके जो अंडे की गुणवत्ता होती है उस पर भी असर पड़ता है। तो जितने भी ऐसे मरीज हैं जिनको कि माहवारी सही समय पर नहीं आ रही है, उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चाहे गर्भधारण के रूप में वैसे हो या फिर अगर आपके पास हैं बच्चे तब भी अगर लग रहा है कि माहवारी सही समय पे नहीं आ रही तो आपको जरूर दिखाना चाहिए। हो सकता है कि आपको जो है हाइपोथायराइडिज्म की परेशानी हो और इसका पूरा इलाज है। और मरीज को ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार इतनी गोली शुरू हो गई है तो बस इतनी ही हमेशा लेनी है। समय समय पे थायराइड की जांच भी करवानी चाहिए। हो सकता है कि आपको कोई डोज मॉडिफिकेशन की जरूरत हो या फिर दूसरी समस्या जो हम लेते हैं हार्मोन्स में वो हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया की लेते हैं। तो प्रोलेक्टिन नाम का एक हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है। तो महिलाओं को कई बार जो होता है ब्रेस्टेज दूध जैसा डिस्चार्ज भी आने लग जाता है। तो जब भी कभी हार्मोन्स की बात होती है तो अगर आपको अनियमित माहवारी आ रही है तो डॉक्टर को ये बताएं और इसका पूरा इलाज लें। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। राकेश रंजन जी पटना बिहार से फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो राकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो राकेश जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में से रुकावट आएगी। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, फोन लाइन के जरिए बात करें। राकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ ना, हेलो जी। टीवी की आवाज कृपया बंद रखिएगा और फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो
राकेश जी, हम आपको हेलो। सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार मैडम। जी हेलो। नमस्कार राकेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ ऐसा मैडम, सब मैरिज 10 साल हो गया है, फ्लोपिंग ट्यूब बंद है, क्या वो दवा से संभव है बनना कि नहीं माँ? जी डॉक्टर दुर्गेश बताएं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि फेलोपियन ट्यूब बंद जो इन्हें पता चला है वो किस जांच पे पता चला है? क्या HSG एक जांच जिसमें ट्यूब में डाई डाल के टेस्ट करते हैं वो हुई थी, उसकी फिल्म्स इनको दी गई थी जी, और क्या कारण ढूंढने की कोशिश की गई कि क्यों ट्यूब बंद है? ठीक, राकेश जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? HSG जांच में पता चला है मैडम। ठीक है, इसके कारणों के बारे में भी पता चला है क्या? क्या कभी कोई एंडोमेट्रियल बायोप्सी हुई? राकेश जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या सर? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं राकेश जी? नहीं, HSG केवल हुआ था, लिवर टेस्ट हुआ था। हाँ, HSG जांच हुआ था। ओके, यदि ट्यूब बंद है राकेश जी तो इसके बाद हम पेट में दूरबीन डाल के भी एक जांच कर सकते हैं जिसको कि डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्यूब बंद होने का कारण क्या है। यदि इसी लैप्रोस्कोपी में एक और जांच हिस्टोस्कोपी जोड़े जिसमें बच्चेदानी के रास्ते भी हम एक बार जांच करके देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि किस लेवल पे रुकावट आ रही है। कभी कभी उस जांच से भी ट्यूब खुल जाते हैं और यदि नहीं खुलते हैं तो एग्जैक्टली हमें कारण पता चलेगा और हम आगे अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। जी राकेश जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और सलाह पर भी आप अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। डॉक्टर अर्चना, आपसे जानना चाहेंगे हम कि महिलाओं में जो हार्मोन का असंतुलन होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इसमें। उसमें जो पीरियड्स की अनियमितता की बात आती है, तो कितने अनियमित होने को हम अनियमित मानते हैं? क्योंकि कई बार थोड़े बहुत दिनों का इधर उधर हो जाता है पीरियड्स में, तो कितने अनियमित को हम मानते हैं कि हाँ अब जांच करा लेनी चाहिए हार्मोन्स की? देखिए, अगर हमारा कोई साइकिल लेंथ है वो 21 दिन से भी पहले किसी को पीरियड्स आ रहे हैं तो बहुत ही कम संभावना है कि ओवुलेटरी साइकिल होगा, यानी कि उसमें अंडा बन रहा होगा। लंबे पीरियड होने में 35 दिन का हम मान के चलते हैं। कई महिलाएं होती हैं जिनके की बॉडी के सेट ही 35 दिन पे है, हर 35 दिन पे उनको आ रहे हैं, तो अगर रेगुलर आ रहे हैं तो चांस ऐसा होता है कि हाँ मतलब उनका अंडा बन रहा होगा। बट अगर अनियमित है, यानी कि कभी 35 दिन पे आ रहे हैं, कभी 60 दिन पे आ रहे हैं, अगर इस तरह से चल रहा है तो ज़्यादा संभावनाएं यही हैं कि हर बार तो अंडा नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी अपने संबंधों की फ्रीक्वेंसी रखिए कि अगर कभी बीच में अंडा बनता और फूटता है तो आपके गर्भधारण की संभावना रहे। जी, और यहाँ पर डॉक्टर दुर्गेश, आपने हमें लाइफस्टाइल के बारे में कई बार सचेत किया है कि लाइफस्टाइल सही रखना बेहद ही ज़रूरी है। मैं चाहूँगी इसी चीज़ को और भी हमें विस्तार से बताएं कि किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए जो कि जो प्रजनन क्षमता है उसको बढ़ा सकती है या उसे मेंटेन कर रख सकती है। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप देखिए आज के युवाओं में, आज की युवतियों में मोटापा एक भयंकर बीमारी का रूप ऑलरेडी ले चुकी है, जिसको हम बहुत सारी चीजों से कंट्रोल कर सकते हैं, ना सिर्फ दवाइयाँ बल्कि अगर सिर्फ हम अपने व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइजेस की बात करें तो बहुत हद तक फर्क पड़ता है। मोटापे की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम, डेफिनेटली मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स तो बढ़ती ही हैं, जो प्रजनन क्षमता है उसमें भी कमी देखी गई है। अंडे सही नहीं होते, शुक्राणु की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। यदि हम थोड़ा सा व्यायाम करके या थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके या अपनी डाइट में चेंज लाके अगर हम थोड़ा वजन कम कर सकते हैं तो इससे डेफिनेटली ओव्यूलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों पर फर्क पड़ेगा। प्लस स्ट्रेस लेवल को हमें कम करने के बारे में सोचना पड़ेगा। डाइट, जो लेट नाइट हम उठ रहे हो, लेट नाइट तक जगते हैं, जग के काम करते हैं, उसको एक रेगुलर हैबिट में जैसे कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। उसमें कहीं थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। जब तक ये बदलाव नहीं लेकर आएंगे तब तक हमें अपने आप इन सब चीजों के अंदर एक साइकिल, विशियस साइकिल बनती जाएगी। तो एक बार अगर ये शुरू हो गया तो इसको रोक पाना मुश्किल है, इसको कहीं ना कहीं हमें ब्रेक देना ही है। बिल्कुल। डॉक्टर अर्चना, यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि हमारे ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करती हैं, उनमें इस तरह की समस्या नहीं होंगी, लेकिन फिर उनकी जो समस्या या केसेस आपके पास आते हैं उसमें आप अधिकतर किस तरह के कारण पाती हैं?
देखिए, बांझपन ग्रामीण और शहरी दोनों महिलाओं को अफेक्ट करता है, बट जो हम कहते हैं कि मतलब एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो जैसे ट्यूबरकुलोसिस हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। और इसमें बड़ी बात यह है कि जैसे बुखार चल रहा है, हल्का सा बुखार हो रहा है, हर शाम को बुखार हो रहा है, तो कई बार लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। और जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की अगर बात करें तो कई बार जरूरी नहीं है कि कोई सिम्टम आए ही, हो सकता है कि पहले थोड़े हैवी पीरियड्स आए, फिर धीरे कर करके पीरियड्स और कम होने लगे, और इसके बाद धीरे धीरे कर करके पूरी तरह से ही जो है पीरियड्स आना बंद हो गए। हो सकता है केवल एक यही कारण रहा हो, मतलब और कुछ आपको पता भी ना चले। और कई बार तो मरीज केवल बांझपन ही लेकर के आता है, और बाद में जांच करने पे उसे मालूम पड़ता है कि उसको कभी जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या फिर अभी भी जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है और उसको इलाज की आवश्यकता है। तो और दूसरी तरह से हम जितने भी इन्फेक्शंस की बात करते हैं, क्लेमाइडिया है, गोनोरिया है, तो इन्फेक्शंस के बारे में थोड़ा सा जागरूक रहने की आवश्यकता है और समय पे इसका इलाज ले लेने की भी आवश्यकता है। दोनों लोगों को, पति और पत्नी दोनों को इसका जो है इलाज ले जाने की। और दूसरी बात है, जैसे हम मोटापे की बात करते हैं, अगर वजन भी एक सीमा से कम होगा, बहुत ही कमजोर होंगी, तो भी ओवुलेशन होने की संभावना कम होती है। तो दोनों ही स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, ना बहुत पतला होना, बहुत कमजोर होना, बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करना भी अच्छा नहीं है, और बहुत कम शारीरिक श्रम करना, शारीरिक श्रम कर रहे हैं लेकिन खान पान उस तरह से नहीं है, पोषण की कमी है, तो उससे भी समस्या आ सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। रुचि जौनपुर उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रुचि जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो रुचि जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। मैम, मेरी एक फ्रेंड है जी, उसका मतलब बच्चा रुकता है पर 2 महीने का होता है, फिर मिसकैरेज हो जाता है। हाँ, ठीक है। हेलो जी, डॉक्टर अर्चना, कुछ पूछना चाहेंगी आप इनसे? जी, आपकी फ्रेंड ने इससे पहले कहीं दिखाया है, कोई कारण मालूम पड़ा है इसका, और कितनी बार ऐसा हो चुका है? हाँ, कितनी बार ऐसा हो चुका है कि 2 महीने पे जो होता है गर्भपात हुआ है? 3 बार हो गया है। 3 बार हुआ है? तीनों बार अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें देखा गया था कि अल्ट्रासाउंड हुआ है, सारी रिपोर्ट भी है, पर ये जैसे क्या कहते हैं, उसमें बच्चे का हार्ट बीट भी नहीं आया रहता है, पर 5 ही हफ्ते का हर बार होता है। देखिए, तो मुझे लगता है कोई जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, उनको पूरे परीक्षण, पूरे टेस्टिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि हर बार बच्चे में धड़कन की भी नहीं आती है। तो इस तरह से जो होता है, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं, ऑटो इम्यून कॉज हो सकता है, जेनेटिक कॉज हो सकता है, कोई एन्यूप्लॉइडी हो सकती है, बहुत सारे इसकी वजह हो सकती है। तो अपने क्या हो सकता है अगर इस तरह की समस्या आ रही है? जी, वो मरीज को देखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी वजह है। अगर इसमें कोई डेफिनेटिव वजह हमारे पास मिलती है तो हम शुरू से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फोलिक एसिड हम स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जो अंडे की क्वालिटी जो बने, जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी बने। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि जो होता है एप्ला सिंड्रोम कहते हैं, या फिर कोई और इस तरह की परेशानी हो सकती है, तो हम इकोस्प्रिन पहले से शुरू कर सकते हैं। या फिर जो होता है, अगर हमें ज़रूरत लगती है तो मरीज़ को जो होता है कुछ इंजेक्टेबल्स होते हैं वो भी शुरू कर सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के जो होता है, अगर हमें कैप्सूल्स या गोलियाँ जो है ज़रूरत लगती है, अगर हार्मोन्स की में समस्या लगती है तो वो भी दे सकते हैं। तो बहुत सारे निदान है, लेकिन उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हो क्यों रहा है ऐसा। और हर बार प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन होना भी ज़रूरी है कि हाँ, जो 3 बार हुआ वो गर्भपात ही था, ऐसा नहीं है कि मतलब केवल दिन चढ़े थे, लेकिन असली में मतलब कोई टेस्ट नहीं हुआ था, गर्भ था या नहीं था, उसके बारे में जानकारी नहीं है। और हार्मोन्स के बारे में हमने बात की, हार्मोन्स का सही होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल रुचि जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी तरह से इस कार्यक्रम में बांझपन की समस्या के बारे में हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। आइए हमारे अगले कॉलर का रुख करते हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विक्रांत जी। विक्रांत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं विक्रांत जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी इससे। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। हेलो जी विक्रांत जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, टीवी की आवाज बंद रखिएगा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं विक्रांत जी? हाँ जी मैडम। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरी एज जो है वो 46 इयर्स की है और कुछ फैमिली जिम्मेदारियां और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से शादी नहीं हो पाई। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मतलब शादी का प्लानिंग सोच रहा हूँ, लेकिन क्या मैं इस उम्र में क्या मैं अच्छा पिता बन पाऊंगा क्या शादी करने के बाद? क्योंकि जहाँ तक सुना है कि 30-35 की उम्र के बाद पुरुषों में मतलब शादी लेट होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती है, तो क्या ये मैं फ्यूचर लाइफ मैरिज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से, मेरी एज की वजह से? आइए जानते हैं। मेरी एक लाइफस्टाइल मतलब मैं एक अच्छा मतलब जॉब भी करता हूँ और खान पान भी, और थोड़ा बहुत मतलब स्मोक या अल्कोहलिक थोड़ा बहुत कभी ओकेशनली हो जाता है, पर ऐसा रेगुलर वाइज नहीं रहता है। तो क्या इस वजह से मेरा कोई प्रॉब्लम हो सकता है लाइफ फ्यूचर में, लाइफ मैरिज के? बिल्कुल। डॉक्टर दुर्गेश, क्या कहना है आपका इस बारे में? मैं विक्रांत जी आपको यही सुझाव देना चाहूँगी कि शादी तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जब भी बच्चा प्लान करें उससे पहले आप और आपके पार्टनर दोनों एक बार जाके डॉक्टर के पास पूरा प्रॉपर चेकअप कराइए, अपना वज़न, बीपी, बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन और बेसलाइन कुछ अल्ट्रासाउंड और स्पर्म एनालिसिस कराएं। और जहां तक हो सके अल्कोहल इंटेक कम कीजिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल। तो विक्रांत जी, ज़रूर आप इन सुझाव पर अमल करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। डॉक्टर अर्चना, जैसे कि डॉक्टर दुर्गेश भी बता रही हैं, जानना चाहेंगे कि अगर ज़्यादा उम्र में शादी हो रही है और फिर फैमिली प्लान कर रहे हैं, तैयारी किस तरह से खुद की करनी चाहिए? जैसे कि फॉलिक एसिड के बारे में भी डॉक्टर दुर्गेश ने हमें बताया था कि ये शुरू कर देना चाहिए, तो ऐसी और क्या क्या चीज़ें हैं जो खुद की तैयारी पहले कर लेनी चाहिए? देखिए, अगर आप एक प्लान प्रेगनेंसी की बात करते हैं और अगर खास करके ऐसे मामलों में जहाँ पे कि शादी एक उम्र के बाद हो रही है, एक अच्छी मतलब खासी उम्र पे हो रही है, तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग नाम की एक चीज़ होती है, यानी कि उससे पहले ही हम कई मरीज होते हैं जैसे कि कुछ चीज़ें पहले से पता है, जैसे डायबिटीज़ के मरीज है या फिर दौरे की दवा चल रही है, दौरे पड़ते हैं या फिर कोई और परेशानी जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी है कि ये समस्या है या किडनी से रिलेटेड कोई परेशानी है। तो इस तरह के सभी लोगों को इससे पहले कि आप प्रेगनेंसी प्लान करें या ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कोई भी इस तरह की समस्या है, तो आप प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के जितने भी बड़े अस्पताल हैं उनमें क्लिनिक होता है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो भी बेसिक जांचें हैं उनको करवाना चाहिए और जितनी भी बीमारियां हैं उनको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो दौरे की परेशानी हो, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको, क्योंकि हो सकता है गर्भधारण हो जाए लेकिन उसके बाद भी समस्या आपको आ सकती है, तो बेहतर यही होगा कि आप इस बारे में जो होता है जानकारी लेकर के चलें और जो होता है प्री कंसेप्शनल जितने भी क्लिनिक हैं काउंसलिंग के, उनका जो होता है फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल। इस बारे में डॉक्टर दुर्गेश, मैं आपका भी व्यू पॉइंट जानना चाहूँगी कि किस तरह से तैयारी एक दंपति को करनी चाहिए? मेंटल प्रिपरेशन जी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का रोल मैडम ने बताया, इससे डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर का परामर्श सिर्फ एक साइकोलॉजिकली रिलीफ नहीं देगा बल्कि आपको आगे के प्लानिंग में भी हेल्प करेगा, इन्वेस्टिगेशंस बताएगा, यदि कोई बीमारी निकल कर आती है तो उसका सही समय पर इलाज हो सकता है, उपचार हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, और यदि आगे प्रेगनेंसी ठहर भी जाती है तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो बीमारी थ्रू आउट प्रेगनेंसी कंट्रोल में रहे, ताकि इसका असर नवजात शिशु पर या इनफैक्ट उस मदर पर नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर अर्चना, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि हम बांझपन की समस्या के बारे में बातचीत कर चुके हैं, समाधान के बारे में भी आपने बताया कि टेस्ट कराना अनिवार्य है, जिस भी तरह की समस्या हो उसके अनुसार समाधान है, लेकिन कुछ समाधान जो आज के तारीख में हम सुनते हैं, सरोगेसी है, चाहे डोनर्स है, उनको लेकर मन में अभी भी लोगों के भय बना हुआ है या कि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये किस तरह से काम करता है। मैं चाहूँगी कि इसके बारे में भी आप हमें थोड़ा बताएं।
अगर आपने सारे परीक्षण करा लिए हैं और देख लिया है कि महिला का जो है अंडा नहीं बन रहा है, और या फिर आपने मतलब IVF के भी कई अटेम्प्ट कर लिए, नहीं हो रहा है, तो ऐसे मामलों में कई बार हम लोग डोनर ओसाइट की बात करते हैं, जिसमें कि अंडा हम किसी से ले सकते हैं। इसके लिए हमारा पूरा जो होता है एक बिल है, ART बिल है, उसके अनुसार हम चलते हैं। दूसरी बात है सरोगेसी की। अगर ऐसी कोई समस्या है कि जिसमें गर्भधारण से महिला के स्वास्थ्य पे कोई बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, या फिर कोई ऐसी कंजेनाइटल एनोमली है कि हमारे जो होते हैं बच्चेदानी इस तरह की है ही नहीं कि वो गर्भधारण कर सकती हो, तो हम सरोगेसी के बारे में भी प्लान कर सकते हैं। अब सरोगेसी में जो अंडा है वो उसी महिला से, उसी मतलब पत्नी से ही लिया जाएगा, और जो शुक्राणु है वो पति से लिया जाएगा। उसका एक एम्ब्रियो जो होता है, हम अपना टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको कहते हैं, वो बनाया जाएगा, और जो होता है सरोगेट के अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा। तो यही जिसको आप नॉर्मल शब्दों में कहते हैं किराए की कोख लेना, लेकिन ये सभी चीजें आजकल ART बिल के अंतर्गत हैं। तो मेरा परामर्श यही है कि किसी अच्छे विशेषज्ञ को दिखाएं या सरकारी अस्पताल में दिखाएं, और जो एक थ्रू प्रॉपर चैनल चीजें हैं उसी तरह से करने की कोशिश करें। ठीक है, तो डॉक्टर दुर्गेश, अब चलते चलते मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो भी नवदंपति है जो फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, या फिर ऐसे दंपति जो बहुत समय से जूझ रहे हैं संतान के लिए, क्या खास आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो नवदंपति जो प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेस फ्री होकर प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी कोई बीमारी तो नहीं है, पहले उसको कंट्रोल करना चाहिए। कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, उस पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर के परामर्श के बाद, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बाद फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं जी। और दूसरे सवाल पर आए, यदि कोई तकलीफ आ रही है प्रजनन में या आगे कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो अगेन मैं यही सुझाव दूंगी कि डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर परामर्श लीजिए, आप जांचें कराइए, और उसके बाद बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर अपना इलाज शुरू कीजिए। बिल्कुल। डॉक्टर दुर्गेश और डॉक्टर अर्चना, आप दोनों ने बहुत ही अहम जानकारियां हमारे साथ साझा की इस कार्यक्रम के दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो उम्मीद है आज जो कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, और ख़ास तौर पर ऐसे दंपति जो कि संतान प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं काफ़ी समय से, उन्हें भी ज़रूर बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और झिझक मिटाइए, ये सबसे पहली बात है कि इस बारे में बातचीत करें और चिकित्सक से संपर्क करें। बहरहाल आगे बढ़ते और बता दें आपको कि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, अपने सवाल आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com पर सवाल भेजें, और सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। इसी के साथ स्वस्थ किसान में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर, और चलते चलते आपको हम QR कोड दिखा देते हैं, जिसके जरिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, स्वस्थ किसान कार्यक्रम के जो एपिसोड्स हैं वो देख सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आपको QR कोड, जुड़े हमारे YouTube चैनल से। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। हरियाणा के फरीदाबाद के गांव पनहेड़ा खुर्द हम पहुंचे हैं, और यहां किसान यात्रा के दौरान समझेंगे लोगों से कि कितने हमारे किसानों की जिंदगी बदल रही है। सरकार ने सब काम बढ़िया किए, गांव गैल सड़क है, और हमारे क्षेत्र में शहर से पहले चूल्हे पर गैस और पानी का प्रबंध है। हम अपने लिए रोजगार की तलाश में थे, आज हम दूसरे लोगों को रोजगार देने की क्षमता में पहुंच गए हैं। सरकार इस मुर्रा भैंस को बढ़ाने के लिए काफी स्कीम चला रही है, और पशुपालकों को इनाम भी देती है। सरकार काम बढ़िया कर रही है, सड़क नाली भी बढ़िया बन रही है, काम भी बढ़िया हो रहा है। देखिए हरियाणा के फरीदाबाद के गांव पनहेड़ा खुर्द से खास कार्यक्रम किसान यात्रा 3 जून मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ DD किसान पर। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ रायपुर से 8 बार के विधायक और साथ ही वर्तमान में सांसद बृजमोहन अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं।
किसान को साल भर इनकम चाहिए, तो उसको एक पार्ट में फसल लेना चाहिए, एक पार्ट में उसको हॉर्टिकल्चर करना चाहिए, फल फूल सब्जी की खेती करना चाहिए, एक पार्ट में उसको मछली पालन मुर्गी पालन करना चाहिए, और एक पार्ट में उसको पशु पालन करना चाहिए, जिससे पूरे साल भर उसको इनकम हो। किसान को भी एक्सपोर्ट करने के लिए और अपनी आय बढ़ाने के लिए जो एक्सपोर्ट करने के जो नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा। किसी जमाने में भारत विश्व गुरु होता था, सोने की चिड़िया होता था, तो फिर से भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट की खास पेशकश रायपुर सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं, तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है, ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए, वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में, और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल विज्ञान से किसान तक हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।